आखिर जब हमारे पास आर्मी, एयर फोर्स, नेवी हैं तो पैरा मिलिट्री फोर्सेस का महत्व क्या है? आखिर ये रॉ किसके अंतर्गत आती है? एसपीजी का मतलब क्या है? एनआईए का मतलब क्या है? आईबी का क्या मतलब है? सीबीआई का क्या मतलब है सर? एनडीआरएफ का क्या मतलब है सर? और एनसीबी का मतलब क्या है? तो आज इस सेशन में हर प्रोस्पेक्ट को कवर करेंगे और आपको बिल्कुल आत्मविश्वास से भरपूर बना देंगे जिससे कि आप अपना पैरामिलिट्री से जुड़ने का सपना पूरा कर पाए। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली एंट्री जो बनाई गई वो सीएपीएफ बनाई गई, आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की गई। दूसरी जो सब इंस्पेक्टर पद की जो आपकी भर्ती है, जिसको आप सीपीओएसआई के रूप में जानते हैं, ऑब्वियसली एसएससी के द्वारा कंडक्ट की गई। और थर्ड जिसके विषय में आप जानना चाहेंगे, दैट इज कॉल्ड कांस्टेबल एंट्री। ऑब्वियसली कट ऑफ काफ़ी अच्छा जाता है और 70 to 80 स्कोर करना होगा, बिकॉज ये रिटन स्कोर आपकी फाइनल सफलता को सुनिश्चित कर देता है। तो लगना यार, एक बार लग जाते हैं तन मन धन से, कर लेते हैं वो तैयारी जो जरूरी है सीपीएफ में जाने के सपने को पूरा करने के लिए। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKZ लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ऑब्वियसली आज मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि एक तरफ जहाँ मैं मिलिट्री फोर्सेस की लगातार बात कर रहा था और सारी आर्म फोर्सेस को मैं 1 by 1 डिस्कस कर रहा हूँ, तो पहले आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज पैरामिलिट्री फोर्सेस के विषय में भी बात की जाए। जब पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात आती है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी कन्फ्यूज़न, बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि यंगस्टर्स के जहन में होता है, उनके सिलेक्शन सिस्टम को लेकर के, उनके ओवरऑल वर्किंग प्रोसेस को लेकर के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के, उनके एज क्राइटेरिया को लेकर के, उनके फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर के, हर प्रोस्पेक्टिव से बहुत सारे कन्फ्यूज़न बनी हुई हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाला है बिकॉज आज जिस फोर्स की मैं बात करने वाला हूँ, आई थिंक ये एक ऐसी फोर्स है जो कि ऑब्वियसली सेंट्रल के द्वारा गवर्न की जाती है पूरी तरह से, डिफेंस मिनिस्ट्री का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये फौज एक ऐसी फौज है जो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा, हमारे बॉर्डर लाइन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा एक्टिव और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होती है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो जहन में वर्ड आता है कि CAPF वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड देयर आर 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इन इंडिया। तो सेंटर के पास अपनी एक आर्म पुलिस फोर्स भी है जिसको आप बिल्कुल CAPF के रूप में जानते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो अमूमन हम लोग जो वर्ड हमेशा सुनते आए हैं कि सर हम CPF की एंट्री दे रहे हैं, हम CAPF की एंट्री दे रहे हैं, हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की एंट्री दे रहे हैं। बट आज टेक्निकली ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ओवरऑल ये CAPF है क्या। CAPF के अंतर्गत आखिर ये कमीशन कैटेगरी है सर, तो नॉन कमीशन कैटेगरी कितनी है? तो पता चलता है कि 6 फोर्सेज होती हैं जिनके अंतर्गत ऑब्वियसली हम समझते हैं BSF को, ऑब्वियसली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, पहले हम समझेंगे SSB को, सशस्त्र सीमा बल को, पहले हम समझेंगे ITBP को, ऑब्वियसली इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स आपके सामने हो जाती है। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे CISF को, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को, पहले हम समझना चाहेंगे CRPF को, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के विषय में, पहले हम समझना चाहेंगे NSG के विषय में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के विषय में। तो आई थिंक ये 6 फोर्सेज हैं, इनके रोल, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका गठन, हर प्रोस्पेक्ट समझना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं अगर आपका सपना है पैरामिलिट्री से जुड़ने का, पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होगा क्योंकि मैं हर प्रोस्पेक्टिव, हर एंट्री, हर तरह के कंपटीशन वैल्यू को प्रॉपर ढंग से कवर करूंगा जो आपको इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा अपने पैरामिलिट्री को ज्वाइन करने के सपने को। तो चलिए बढ़ते हैं बिल्कुल टाइम बिना वेस्ट किए हुए। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, बड़ी ये बहुत अहम समय है बिकॉज आपको जानकारी हो जाना चाहिए कि CAPF की फॉर्म का अनाउंसमेंट हो चुका है जो कि ऑब्वियसली 18 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक आपके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। 20 दिसंबर UPSC ने डेट भी जनरेट कर दी है इनके एग्जाम की। बट पहले ही बच्चों का अगला प्रश्न होता है कि सर नॉन कमीशन कैटेगरी में BSF, CRPF या जो भी 6 फोर्सेज हैं उनको लेके सर फॉर्म्स कब आएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, और इसके अंतर्गत सर CPO-SI क्या सेगमेंट है उसके विषय में भी समझेंगे। बच्चों के कभी कभी मैं बहुत सारे प्रश्न देखता हूँ कि NSG के अंदर बच्चों में अच्छी कन्फ्यूजन रहती है कि वो कभी नहीं समझ पाए इस बात को कि सर आखिर ये रॉ किसके अंतर्गत आती है, SPG का मतलब क्या है, NIA का मतलब क्या है, IB का क्या मतलब है, CBI का क्या मतलब है सर, NDRF का क्या मतलब है सर, और NCB का मतलब क्या है। तो आज मैं इस सेशन में पूरी कोशिश करूंगा कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिसकी हम बात करते हैं, जिसको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के रूप में भी जानते हैं, आज इस पूरी फोर्स को हम समझने का प्रयास करेंगे, हर प्रोस्पेक्ट को कवर करेंगे और आपको बिल्कुल आत्मविश्वास से भरपूर बना देंगे जिससे कि आप अपना पैरामिलिट्री से जुड़ने का सपना पूरा कर पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ओवरऑल सेंट्रल
आर्म पुलिस फोर्स है क्या और इसकी फंक्शनिंग क्या है। जब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बात की जाती है तो कहा जाता है सीएपीएफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करते हैं। एंड देयर आर 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज इन इंडिया। 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बनाएंगे इन इंडिया में। बनने की एक वजह थी, कारण थी, उनको भी समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो 6 तरह की हमारी आर्म पुलिस फोर्स है सेंट्रल लेवल की, जो कि मिनिस्ट्री होम एंड अफेयर्स से अटैच्ड है, आखिर सर ये किस कैटेगरी में बांटी गई है। जब इसकी बात की जाती है तो कहा जाता है प्राइमरी रोल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जहां पहली चीज कि बॉर्डर गार्डिंग की जब बात आती है, दैट मीन बॉर्डर गार्ड करने की जब बात आती है तो ऑब्वियसली आपकी फोर्स बीएसएफ हो जाती है, आपका आईटीबीपी हो जाता है और आपका एसएसबी हो जाता है। ऑब्वियसली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स आपकी हो गई और पहले आपका एसएसबी सशस्त्र सीमा बल हो गया। बट पहली सेकंड फोर्स की हम बात करें, जब सेंट्रल आर्म फोर्स की बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी ऑफ सेंसिटिव एस्टैब्लिशमेंट, जितने भी गवर्नमेंट के सेंसिटिव एस्टैब्लिशमेंट हैं, बड़े प्रोजेक्ट के एस्टैब्लिशमेंट हैं, वो चाहे एयरपोर्ट एरिया हो या हमारी नॉर्थर्न कंपनीज हो, जितने भी बड़े बड़े मेट्रोज हो, हमारी हर तरह पे जो हमारी सिक्योरिटी अलाइन की जाती है ऑब्वियसली वो सीआईएसएफ के अंतर्गत होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और पहली जब लास्ट एंड नॉट लीस्ट हम बात करें तो असिस्टिंग द पुलिस टू टैकल द लॉ एंड ऑर्डर ऑन द स्टेट लेवल, ऑन द सेंट्रल लेवल, और देश के अंतर्गत जो लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस है, जब उनकी बात की जाती है तो ऑब्वियसली वहाँ 2 फोर्सेस की बात की जाएगी। वहाँ पे बात की जाएगी सीआरपीएफ के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, और पहले हम बात करेंगे एनएसजी की, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ऑब्वियसली ये तरह का कैटेगरी है। ऐसे मोटा मोटा हम लोग आराम से समझने की कोशिश करें कि बॉर्डर एरिया की सिक्योरिटी के लिए ऑब्वियसली 3 तरह की फोर्स डिज़ाइन कर दी गई। जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी हमारे नौरतन हैं, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जो है साइटमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट हैं इस देश के, उनको सिक्योर करने के लिए आपका सीआईएसएफ हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गया, और पहले देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने के लिए आपकी सीआरपीएफ हो गई और आपका हो गया एनएसजी। तो आज हम एक एक करके सारी फोर्स को बच्चों क्रमबद्ध समझने की कोशिश करेंगे। आखिर इन फोर्स का जन्म क्यों हुआ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इनकी फंक्शनिंग क्या है, और ऑब्वियसली इनके सिलेक्शन सिस्टम की भी बात करूंगा मैं, इनके एग्जामिनेशन की भी बात करूंगा, जिससे कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका इतना अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको किसी भी तरह का आज के बाद संशय ना रह जाए। चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहली फोर्स हम बात करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट बीएसएफ। हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करेंगे। जब बीएसएफ की बात करते हैं तो बीएसएफ प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर विद द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो बीएसएफ जो हमारा बॉर्डर प्रोटेक्ट करती है वो पाकिस्तान का बॉर्डर प्रोटेक्ट करती है और पहली बांग्लादेश का बॉर्डर प्रोटेक्ट करती है। रेज्ड ऑन 1 दिसंबर 1965 इन द वेक ऑफ 1965 वॉर। तो 1965 के वॉर के बाद ऑब्वियसली एक जागृति आई और ये समझा गया कि अब हमें ज़रूरत है हमारी 2 नेबरिंग कंट्री जिनके हमारे पास बॉर्डर हैं उनकी सिक्योरिटी आखिर कैसे किया जाए। तो उसी आधार पे 1 दिसंबर 1965 को जन्म हुआ आपके बीएसएफ का, दैट मीन बीएसएफ का गठन किया गया। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ इंडियन टेरिटरीज एंड लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसे सबसे बड़ी फोर्स कहा गया जो कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में जानी गई, और इनकी स्ट्रेंथ कमाल की है, दैट मीन वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्स वी हैव एक्चुअली। कभी कभी बच्चे मेरे से प्रश्न भी करते हैं कि सर आखिर जब हमारे पास आर्मी, एयर फोर्स, नेवी हैं तो पहले ही सर पैरा मिलिट्री क्यों है। आज बच्चों इस सेशन से आप समझ पाएंगे कि आखिर पैरा मिलिट्री फोर्सेस का महत्व क्या है। जितना महत्व हमारी आर्मी, एयर फोर्स, नेवी के फोर्सेस का है उतना ही महत्व हमारी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का भी है, बिकॉज देश की सिक्योरिटी बॉर्डर लेवल पे मेंटेन करने का, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने का हर पॉइंट पे आप आर्मी, एयर फोर्स, नेवी को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली पहले ही एक ऐसी फोर्स का गठन किया गया जो इस देश को कहीं ना कहीं, आर्म फोर्स को कहीं ना कहीं बढ़िया सपोर्ट दे सके और हमारी ताकत को डबल कर सके। और कहते हैं ना कि आर्मी, एयर फोर्स, नेवी अगर एक फोर्स है तो पैरामिलिट्री भी हमारी एक फोर्स है, पुलिस फोर्स भी हमारी एक फोर्स है। तो ये जो कैटेगरी ऑफ फोर्सेस हैं कहीं ना कहीं ये फोर्सेस हमारे देश की ताकत है, ये हमारी क्षमता को, हमारी ताकत को, हमारी संप्रभुता को और हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं वर्ल्ड वाइड कि आखिर इंडिया कितना पावरफुल कंट्री है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो इसकी है 2,57,363 पर्सनल अंडर 186 बटालियन इंक्लूडिंग एयर विंग, मरीन विंग एंड आर्टिलरी रेजिमेंट एंड कमांडो यूनिट्स। तो बहुत बड़ा वर्जन है। अब आप पूरी पैरामिलिट्री को हल्के में नहीं देख सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर एयर विंग भी फंक्शनिंग है, दैट मीन हेलीकॉप्टर्स एंड प्लेन्स का भी वर्जन है। वहाँ मरीन विंग भी डेवलप किया गया, दैट मीन नेवल विंग भी डेवलप किया गया उसी हिसाब से। पहले आर्टिलरी रेजिमेंट्स भी बनाए गए, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित और बिल्कुल ताकतवर फोर्स के रूप में भी इनकी इमेज बनाई गई, और पहले इनको कमांडो यूनिट्स के रूप में भी इनहेंस किया गया। तो ये समझना है कि आज बीएसएफ बहुत ही मजबूत वर्जन में है, एयर विंग के साथ, मरीन विंग के साथ, आर्टिलरी के साथ और फाइनली
कमांडो यूनिट्स के साथ। और डिटेल में जानने की कोशिश करें तो कहा जाता है इनका मोटो ही है कि जीवन, प्रयत्न, कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। तो कहते हैं कि मरते दम तक अपने कर्तव्य का ख्याल रखने का जज्बा है बीएसएफ का, और ये इनका मोटो है, इनका नारा है। डायरेक्टर जनरल एंड स्पेशल डायरेक्टर जनरल रैंक ऑफ बीएसएफ इनऑलेबल ओनली टू आईपीएस ऑफिसर ऑन डेपुटेशन। जब डायरेक्टर डीजी की हम बात करते हैं तो ऑन डेपुटेशन जो आते हैं वो हमारे आईपीएस रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्हीं को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को मॉनिटर करने के लिए। बीएसएफ इज डिवाइडेड इन 2 कमांड्स। बीएसएफ को टोटल 2 कमांड में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप जानेंगे वेस्टर्न कमांड आपकी हो गई और ईस्टर्न कमांड आपकी हो गई। वेस्टर्न कमांड की बात करते हैं तो चंडीगढ़ हैविंग 5 फ्रंटियर, चंडीगढ़ में 5 फ्रंटियर हैं आपके। और ईस्टर्न कमांड की बात करें तो कोलकाता हैविंग 6 फ्रंटियर। मोटा मोटा आप समझ भी रहे होंगे चंडीगढ़ बिकॉज हम पाकिस्तान के बॉर्डर्स को कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और पैरेलली कोलकाता की बात करें तो हम बांग्लादेश के बॉर्डर से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बीएसएफ हैज 3 प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। बीएसएफ के पास 3 प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं, 5 स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल एंड 11 सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर STC बनाए गए। बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर इज द सिचुएटेड ऑन ग्वालियर एंड झांसी हाईवे एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम ग्वालियर MP। तो जो पूरी की पूरी बीएसएफ की एकेडमी बनाई गई टेकनपुर में, वो सिचुएटेड है ग्वालियर में, जो कि झांसी से हाईवे पे आप निकलेंगे तो ग्वालियर से आपके 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये एकेडमी सिचुएटेड है। तो आई थिंक बीएसएफ इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्शन एंड द फौज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा और समृद्धता के लिए अपने आप को अलर्ट और हमेशा एक्टिवेट पाते हैं। जहां हम बीएसएफ की इतनी डिटेलिंग समझ रहे हैं बच्चों, तो पहले हमें जानना है आईटीबीपी के विषय में। कहा जाता है आईटीबीपी इज ऑल अबाउट, मोटो जो इनका कहा गया है शौर्य एंड दृढ़ता एंड कर्मनिष्ठा। कहते हैं कि ये हमेशा स्टूड होते हैं अपनी फास्टनेस और अपनी कमिटमेंट के लिए। दैट्स ऑल अबाउट द आईटीबीपी। आईटीबीपी प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर फ्रॉम विद चाइना। प्रेजेंटली बटालियंस ऑफ आईटीबीपी आर डिप्लॉयड फ्रॉम काराकोरम पास इन लद्दाख टू डिपुला अरुणाचल प्रदेश, कवरिंग 3488 किलोमीटर फ्रॉम इंडो चाइना बॉर्डर। फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करें कि इसका जो पूरा का पूरा डिप्लॉयड किया गया है, इसको काराकोरम पास से लद्दाख से लेके डिपुले अरुणाचल प्रदेश तक, जो कि कवर करता है कम से कम आपका 3488 किलोमीटर, एंड ऑब्वियसली ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर को रेस्ड ऑन 24 अक्टूबर 1962। आप समझ सकते हैं बैकअप ऑफ चाइना इंडिया वॉर इन 1962। इसका भी जो गठन किया गया 24 अक्टूबर 1962 का, ऑब्वियसली एक बैकअप कॉल थे इंडिया के लिए कि हमें अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए चाइना से एक ऐसी फोर्स को ईजाद करना पड़ेगा। और उसी के आधार पर 1962 के वॉर के बाद हमें इस बात का रियलाइजेशन हुआ और फाइनली जो है 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी का गठन हो गया। प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 89,432 अंडर 60 बटालियन। टोटल जो स्ट्रेंथ है इस समय 89,402, 60 जो है बटालियन है टोटल, जिसके अंतर्गत इनकी गवर्निंग की जाती है। आईटीबीपी एंड मेजर ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड एट मसूरी, उत्तराखंड। इस्टेब्लिशमेंट हुआ इनका 1976 में। तो इनका जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेंटर लोकेट करता है वो मसूरी में लोकेट करता है और उत्तराखंड में लोकेट करता है। 1976 में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें आप कह सकते हैं नॉर्दर्न फ्रंटियर जो बनाया गया देहरादून में, ईस्टर्न फ्रंटियर लखनऊ में, सेंट्रल फ्रंटियर भोपाल में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर आपका शिलोंग में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आपका चंडीगढ़ में। तो ये बेसिकली 5 लोकेशंस हैं जहाँ पे इनका पूरा का पूरा इस्टेब्लिशमेंट किया गया ट्रेनिंग, मॉड्यूलिंग एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर के। पहले जितना अच्छा हमने बीएसएफ को समझा, आईटीबीपी को समझा, पहले हम आज जानेंगे एसएसबी के विषय में, सशस्त्र सीमा बल। जब सशस्त्र सीमा बल की बात करते हो मोटो बिल्कुल क्लियर है कि सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। तो बिल्कुल सर्विस है, सिक्योरिटी है, ब्रदरहुड है, ये हमारी पहचान है सशस्त्र सीमा बल की। एसएसबी प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर विद द नेपाल एंड भूटान। सशस्त्र सीमा बल जो हमारा प्रोटेक्ट करता है बॉर्डर, वो नेपाल एंड भूटान का बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। रेज्ड ऑन 2 दिसंबर 1963 एंड फॉलोइंग द अगेन चाइना इंडिया वॉर इन 1962 में चाइना के वॉर के बाद हमें ज़रूरी हो गया कि उन रास्तों से भी किसी तरह की गतिविधि ना हो, हमें अपने भूटान और कहीं न कहीं नेपाल के बॉर्डर को भी सिक्योर करना चाहिए, और उसके लिए जन्म हुआ आपके देश में एसएसबी का, सशस्त्र सीमा बल का। प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 94,261 अंडर 73 बटालियन। 73 बटालियन टोटल हैं, जिनके अंतर्गत 94,261 आपके सोल्जर हैं जो कि एसएसबी के अंतर्गत काम करते हैं। एट प्रेजेंट एसएसबी गार्ड 1751 किलोमीटर इंडो नेपाल बॉर्डर एंड 699 किलोमीटर लॉन्ग इंडो भूटान बॉर्डर। तो 2 तरह के बॉर्डर हैं, एक आपका इंडो नेपाल बॉर्डर है और आपका एक इंडो भूटान बॉर्डर है। ऑब्वियसली इंडो नेपाल की बात कर रहे हैं तो 1751 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया, और जब भूटान की बात कर रहे हैं तो 699 किलोमीटर का एरिया, जो कि सशस्त्र सीमा बल के क्षेत्र में आते हैं और इन वीर जवानों के द्वारा इन एरियाज को गार्ड किया जाता है एंड प्रोटेक्ट किया जाता है। पहले और डिटेल में बढ़ते हैं तो हम अगली एंट्री के लिए बढ़ेंगे, एंड दैट इज ऑल अबाउट CISF।
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आइए जानते हैं डिटेल में। मोटो इज़ वेरी क्लियर, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। इनकी जो जिम्मेदारी है वो प्रोटेक्शन की है और सिक्योरिटी की है। CISF प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक एयरपोर्ट, सी पोर्ट, मेट्रो रेल नेटवर्क्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग, हेरिटेज मोमेंट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, स्पेस installation and initially raised on 10th March 1969। obviously इनको 10th March 1969 को किया गया, but redesigned on 15 June 1983 in present form। आज की अगर हम बात करते हैं CISF की, तो फाइनली इनको जो रीडिज़ाइन किया गया है वो 15 जून 1983 को किया गया है। CISF प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 1,48,371 पर्सनल। CISF हैज़ 12 रिजर्व बटालियन, इनके पास 12 रिजर्व बटालियन है, 8 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड 63 अदर फॉर्मेशंस। CISF इज द ओनली फोर्स विद द डेडिकेटेड फायर विंग, और CISF एक इकलौती फोर्स है जो कि डेडिकेटेड अपने फायर विंग को भी डेवलप कर रखा है। CISF इज डिवाइडेड इनटू 7 सेक्टर, 7 सेक्टर में इनको डिवाइड किया गया, जिसमें एयरपोर्ट ऑब्वियसली, साथ ही साथ नॉर्थ हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया एंड ट्रेनिंग हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेगमेंट जिनके अंतर्गत CISF को पूरी तरह से डिवाइड किया गया। जब हम और आगे बढ़े और इनके विषय में डिटेलिंग हमने समझने की कोशिश की, तो NISA नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी इज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर CISF इन तेलंगाना। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इन इंडिया। पहले जब हम CRPF की बात करते हैं तो कहा जाता है इट्स अ लार्जेस्ट फोर्स ऑफ इंडिया एंड इट्स एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंट डिस्टेंस इज 3,13,634 पर्सनल अंडर 243 बटालियंस, 204 एग्जीक्यूटिव बटालियन, 6 स्पेशल महिला बटालियन, 15 रैपिड एक्शन फोर्सेस बटालियन, 10 कोबरा बटालियन, 5 सिग्नल बटालियन एंड स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, 1 पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप। तो ये पूरा का पूरा एक वर्जन है CRPF का, जो कि बहुत ही बड़े प्रोजेक्शन के रूप में जो है डिजाइन किया गया और इतनी सारी बटालियंस इसमें अलाइन की गई। मोटो बिल्कुल क्लियर था, सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेशन पुलिस ऑन 27 जुलाई 1939। तो 1939 में इनका रिप्रेजेंटेशन हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट बिकम CRPF ऑन 28 दिसंबर 1949। तो ऑब्वियसली इसके पहले जो इनका था वो नाम ही था। CRPF की बात करें तो उसमें क्राउन रिप्रेजेंटेशन पुलिस का नाम था, जो कि फाइनली आफ्टर इंडिपेंडेंस चेंज किया गया और ये बन गया फाइनली आपका CRPF, जिसको ऑब्वियसली आप पहचानते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में। CRPF के विषय में ऑल डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे। इट इज प्राइमरी रोल इज असिस्ट स्टेट इन द पुलिस ऑपरेशन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड कंट्री इंसर्जेंसी। ऑब्वियसली इनकी जो बेसिक जिम्मेदारियां होती हैं CRPF के, जैसे आप लोग सुनते भी होंगे कि सर CRPF की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके लोकल पुलिस के साथ एक कोऑर्डिनेशन करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स वाज फॉर्म्ड इन अक्टूबर 1992 टू डील विद द कम्युनल राइट्स एंड रिलेटेड सिविल अनरेस्ट। तो ऑब्वियसली जो अगला हमारा रैपिड एक्शन फोर्स बनाया गया, इनकी जिम्मेदारी थी कहीं ना कहीं कम्युनल राइट्स होने पर, किसी भी तरह के दंगा फसाद होने पर एक रैपिड एक्शन की जरूरत थी, जो कि CRPF के अंतर्गत ही डेवलप की गई और फाइनली वो रैपिड एक्शन फोर्स के रूप में आई इस देश में, जिनका जिम्मेदारी आप समझ सकते हैं। कोबरा जो इनमें कैटेगरी डेवलप की गई, कमांडो बटालियन फॉर द रिसोल्यूट एक्शन वाज एडेड टू CRPF टू काउंटर द नक्सलाइट मूवमेंट इन ईयर 2008। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि नक्सलाइट गतिविधियों के बढ़ने के बाद एक कोबरा बटालियन स्पेशली CRPF के अंतर्गत डिजाइन की गई, जो भी नक्सल एरियाज होते हैं वहाँ इनको डिप्यूट किया जाता है और फाइनली अपने पराक्रम और अपने शौर्य से उन एरिया में शांति और वहाँ के लोगों में एक सही सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। CRPF अकेडमी इज इन कदरपुर, गुड़गांव, हरियाणा में इनका पूरा का पूरा जो है वो सेटअप है इनकी एकेडमी का CRPF का, और जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। और इतनी बड़ी एकेडमी और इतने बड़े डिपार्टमेंट और इतने सारे सोल्जर्स के साथ एक बेहतरीन सर्विसेज इस देश को मिलती हैं, जो कि CRPF के माध्यम से मिलती हैं। जो CRPF की बात में हम आगे बढ़ते हैं तो वी अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इज ऑल अबाउट NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ा आपको अच्छे से समझने की जरूरत है कि आखिर क्या क्या रोल है। कहते हैं NSG इज एलाइट काउंटर टेररिज्म यूनिट अंडर द होम मिनिस्ट्री। ऑब्वियसली एक एलाइट काउंटर टेररिज्म यूनिट के रूप में इनको डेवलप किया गया, टेररिस्ट अटैक को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें हैंडल करने के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई गई पूरी की पूरी। इट वाज फाउंडेड ऑन 15 अक्टूबर 1984। इसको जो जन्म हुआ वो 15 अक्टूबर 1984 में, फॉलोइंग ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। ऑब्वियसली जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था और जो हत्या हुई इंदिरा गांधी को, उसके बाद इस देश को लगा कि हमें इस तरह की भी एक बटालियन और फोर्स का जन्म देना
देना चाहिए, और इसी के आधार पे एनएसजी का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का इस देश में जन्म हुआ। मोटो बिल्कुल क्लियर है, ओमनी प्रेजेंट ओमनीपोटेंट सिक्योरिटी। कहते हैं एनएसजी पर्सनल आर सम टाइम रेफर्ड एज अ ब्लैक कैट, इन्हें आप ब्लैक कैट कमांडो के रूप में भी देखते हैं कभी कभी, तो दैट कम फ्रॉम द एनएसजी, जो कि एनएसजी के ही तरफ से आते हैं। एनएसजी हैज ए स्पेशल फोर्स मैंडेट एंड इट्स कोर ऑपरेशन कैपेसिटी इज प्रोवाइडेड बाय द SAF, स्पेशल एक्शन ग्रुप, विच इज ड्रॉन फ्रॉम द इंडियन आर्मी। ऑब्वियसली इनकी जो पूरी की पूरी जो ग्रुपिंग है, जो इनकी डिजाइनिंग होती है, जिनकी ट्रेनिंग होती है, कोर ट्रेनिंग होती है, वो इंडियन आर्मी के द्वारा ही ड्रॉन की जाती है और उन्हीं के द्वारा होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ SAGs। जब हम SAGs की बात करते हैं तो दो तरह की कैटेगरी इसमें बनाई गई। द स्पेशल रेंजर ग्रुप SRG इज द पुलिस कंपोनेंट ऑफ एनएसजी। एनएसजी का एक पुलिस कंपोनेंट है, इज कंपोज्ड ऑफ पर्सनल ऑन डेपुटेशन, और ये पर्सनल डेपुटेशन पे जाते हैं। SCG स्पेशल कंपोजिट ग्रुप की जब बात करते हैं हम लोग, तो कंसिस्ट ऑफ पर्सनल बोथ फ्रॉम आर्मी एंड CAPF, द काउंटर टेरर ऑपरेशन विद इन देयर एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच SCG इज हेडेड बाय द कर्नल रैंक ऑफिसर ऑन डेपुटेशन। देयर आर 5 SCGs, जो भी होते हैं कर्नल रैंक के अधिकारी डेप्यूट किए जाते हैं और उनके द्वारा ही इनको गवर्न किया जाता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पर्सनल ऑल्सो सर्व इन द वेरियस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और भी इनका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भी सर्विंग होता है और इनका रिक्रूटमेंट किया जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या है उनको आप समझें। रॉ की आप बात करते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको आप समझते हैं रॉ के रूप में। SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसको आप समझते हैं SPG के रूप में। NIA ऑब्वियसली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको आप जानते हैं। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो आपका हो गया। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हो गई आपके, और NCB नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो आपका हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम पूरी की पूरी आज पैरामिलिट्री को समझने की कोशिश करें, ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट जाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप मोटी मोटी बातों को समझ पाएं, और ऑब्वियसली हर चीज़ आपको रिटर्न में आ रही है क्योंकि आप उस चीज़ को देख के समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें कि ये फोर्स क्या है, इनका ड्रेस कोड क्या है और किस तरह से ये फोर्सेस हमारे देश में दिखाई देती हैं। सबसे अहम क्या है कि अगर आप में वाकई में सपना है किसी बड़े फोर्स का पार्ट बनने का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नेंस में है, सेंट्रल आर्म फोर्स के रूप में है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में स्कोप अपार है। आप CRPF जैसे विंग में जा करके, आप NSG जैसे विंग में जा करके कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसे फोर्सेस के पार्ट बन सकते हैं, जो फोर्सेस इस देश में बहुत इंटरनल, बहुत ही साइलेंटली काम करती हैं और इस देश की सुरक्षा और कहीं न कहीं सुदृढ़ता को अलग तरह से मेंटेन करने का प्रयास करती हैं। तो अगर वाकई में पैरामिलिट्री कहीं न कहीं सपना है, कहीं न कहीं जज्बा है, तो दीज आर द कैटेगरी विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, जिनको आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। रिक्रूटमेंट की जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। गैजेटेड ऑफिसर्स की बात करें तो ऑब्वियसली CAPF ही एक सेंट्रलाइज एंट्री है। जब हम ऑफिसर रैंक की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की ही हम बात करेंगे। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट पद पे एग्जाम होता है, जिसका ऑब्वियसली एग्जामिनेशन पूरा का पूरा UPSC कंडक्ट करती है। और हम सबसे पहले समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर CPF का एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम शेड्यूल क्या है, सारी बातों को समझेंगे। बट पहले हम समझना चाहेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को सर कितनी कैटेगरी ऑफ फोर्सेस में बांटा गया है। जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले गैजेटेड ऑफिसर का ऑप्शन आपके सामने आया, एंड दैट्स वेरी क्लियर इन माइंड, ये आपके दिमाग में पूर्णतः क्लियर हो गया कि कैसे इनकी फंक्शनिंग होगी और UPSC इनका एग्जाम करेगी। सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की बात करें तो ऑब्वियसली सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं। रिक्रूटेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। रेफर टू DSO अपॉइंटेड सबऑर्डिनेट ऑफिसर, जिनको आप CPO/SI के रूप में भी समझते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली एंट्री जो बनाई गई वो CAPF बनाई गई आपकी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो कि UPSC के द्वारा कंडक्ट की गई। दूसरी जो सब इंस्पेक्टर पद की जो आपकी भर्ती है, जिसको आप CPO/SI के रूप में जानते हैं, ऑब्वियसली SSC के द्वारा कंडक्ट की गई। और थर्ड जिसके विषय में आप जानना चाहेंगे, दैट इज कॉल्ड कांस्टेबल एंट्री, जिसके अंतर्गत कांस्टेबल आर रिक्रूटेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगेन, जो कि जब कांस्टेबल कैटेगरी की बात करते हैं तो ये अगेन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके BSF, CRPF, ITBP, CISF, NSG और CRPF की सेंट्रलाइज एंट्री होती है, जिसके अंतर्गत आपको अपीयर करना होता है। यहाँ प्रश्न मेरे से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बन रहे होंगे कि सर इसका फॉर्म आया नहीं, कांस्टेबल एंट्री का UPSC का पैटर्न तो बहुत क्लियर है सर, बट समवेयर SSC हैव अ कन्फ्यूजन। तो आज मेरी कोशिश यही होगी कि आज UPSC को भी क्लियर करेंगे, SSC को भी क्लियर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है और फाइनली एग्जाम कब होने वाले हैं।
हैं। जब इसकी हम डिटेल में बात करते हैं तो सबसे पहले CAPF को समझने की कोशिश करते हैं। एज जो है आपकी 20 से 25 साल है एंड ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल, जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब पे नोटिफिकेशन में आपका एज रिलैक्सेशन होगा वो आपको मिलेगा। रिटन एग्जामिनेशन पहला स्टेज है जिसमें 2 पार्ट हैं आपके, एक जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस जिसके अंतर्गत 250 मार्क्स हैं आपके, 2 आवर्स का टाइम होता है और क्वेश्चंस की संख्या जो होती है 125 क्वेश्चन आपके टोटल होते हैं, 250 मार्क्स होते हैं। हर क्वेश्चन जो आपका होता है 2 मार्क्स का होता है और 250 मार्क्स में आपको अच्छे से अच्छे कट ऑफ स्कोर करना होता है 2 घंटे के अंदर। तो टाइम एंड क्वेश्चन इक्वल होते हैं, तो ऑब्वियसली यूपीएससी स्टैंडर्ड की एक प्रिपरेशन है, तो बड़ा ही डेडिकेट, बड़ा ही प्रोजेक्टेड प्रिपरेशन को होल्ड करना पड़ता है, तभी जाकर के CAPF जैसे एग्जाम में सफलता पाई जा सकती है। वहीं सेकंड पेपर बात करें तो जनरल स्टडी, एसे एंड कॉम्प्रहेंशन, पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर है जिसके अंतर्गत आपका असे राइटिंग, आपका रिपोर्ट राइटिंग, आपका प्रेसी, आपका कॉम्प्रहेंशन, आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट और आप पे कुछ ग्रामर के पार्ट आते हैं जिसमें आपका प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स और सिंटैक्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका जो छठा क्वेश्चन आता है वो पूरी तरह से ग्रामर पे बेस्ड है, रेस्ट जो होते हैं वो पूरी तरह से आपके राइटिंग स्किल्स, कंटेंट और सब्जेक्टिव लैंग्वेज नॉलेज पे पूरी तरह से बेस्ड होता है कि आखिर आप इस सेगमेंट में कैसे एक बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। हाइट की बात करें तो मेल 165 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर। फिजिकल स्टैंडर्ड 100 मीटर रेस है, मेल 16 सेकंड दिया गया है, फीमेल 18 सेकंड है। 800 मीटर की रेस है, फॉर द मेल 3 मिनट 45 सेकंड एंड फीमेल 4 मिनट 45 सेकंड। एंड पहले आपको बता देना चाहता हूँ लॉन्ग जंप इन 3 चांसेस, मेल 3.5 मीटर है एंड फीमेल 3 मीटर है। एंड शॉर्ट पुट की बात करें, शॉर्ट पुट आपने देखा होगा कैसे फेंका जाता है, 7.2 kg का वेट है एंड दिस इज ओनली फॉर द मेल और इसका ऑब्वियसली डिस्टेंस जो कवर करना होता है वो 4.5 मीटर। तो ये बेसिक आपका एक्सप्लेनेशन रहा जो कि CAPF एंट्री को लेकर रहा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू पार्ट ऑब्वियसली 150 मार्क्स का है पूरा का पूरा। पहले 200 नंबर आपके जो है यहाँ पे शेड्यूल हो गए 250 मार्क्स और आपके 200 मार्क्स शेड्यूल हो गए आपके सेकंड, दैट मीन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पार्ट से 150 आपका स्कोर होता है इंटरव्यू का। एंड ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस हैं, एनी कैंडिडेट हु हैज बीन सिलेक्टेड एज असिस्टेंट कमांडर इफ एनी ऑफ द फोर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अप्लाई अगेन इन द एग्जामिनेशन। लेकिन आप सफल हो चुके हैं तो दोबारा इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आपको रिस्ट्रिक्शंस होती है। समझाना क्या मैं चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली CAPF जैसे एग्जाम को अगर आज हम समझें तो बहुत क्लैरिटी है, किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। पहला स्टेज आपका रिटन एग्जामिनेशन है जो कि UPSC के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। सेकंड स्टेज ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू है जो कि पर्सनल इंटरव्यू है जो कि UPSC बोर्ड द्वारा आपका कंडक्ट किया जाएगा और फाइनली इन सारे के टोटल स्कोरिंग के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बता दूं कि आप इसको अगस्त में इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। 18 अगस्त को आपका फॉर्म आ जाएगा जो अप टू 6-7 सितंबर तक आप अप्लाई करेंगे और 20 दिसंबर का एग्जाम है जो कि आपको अमूमन पता था कि आपका अगस्त में ही एग्जाम होना था, बट ऑब्वियसली कोविड महामारी की वजह से जो है ये परिस्थितियां बनी कि फाइनली एग्जाम आप जाकर दिसंबर में फेस करेंगे। बच्चों एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वाकई में अगर फौज सपना है तो मुझे लगता है कि CPF भी एक ग्रेट ऑप्शन है आपके लिए एंड यू नीड टू ट्राई यार, आपको ट्राई करना पड़ेगा। और UPSC कंडक्ट कर रही है और सीरियस जैसे एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो विल ऑलवेज मेंटेन द स्टैंडर्ड, कहीं भी स्टैंडर्ड में कोई कमी नहीं आएगी, आप उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और अप टू द मार्क कर सकते हैं। एंड आई एम टेलिंग वन थिंग वेरी ग्रेट एंड क्लियर कि MKC आपके लिए बिल्कुल तत्परक तरीके से लगा हुआ है आपको उस लेवल पे तैयार करने के लिए जिससे घर बैठे भी आने वाले दिसंबर एग्जाम के लिए आप खुद को कॉन्फिडेंट कर पाएँ। जिसके लिए घबराना नहीं है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ जाइए और गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बिल्कुल एक्टिवेट करिए अपने CPF की तैयारी को, जहां आपको फर्स्ट क्लास तैयारी मिलेगी आपके जनरल एबिलिटी टेस्ट का, जिसके अंतर्गत आपका पूरा का पूरा जनरल स्टडी का पार्ट है, जिसके अंतर्गत आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा का पूरा करंट, आपका पूरा का पूरा जनरल साइंस और आपका पैरेलल अर्थमेटिक एंड रीजनिंग। 125 क्वेश्चंस का कलेक्शन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 250 का स्कोर। तो मुझे लगता है कि यार ये बेहतर तैयारी की तो जरूरत है। ये नहीं कहने से काम चलेगा सर मैं ये कर रहा था तो मैं CPF दे दिया, मैं वो कर रहा था मैंने, नहीं, यू नीड टू बी फोकस्ड एंड दैट प्रॉमिस इज कमिंग फ्रॉम आवर साइड कि मेजर कलसी आपको फोकस प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां वाकई में आप CPF की प्रिपरेशन में आएंगे तो आपको CPF की ही क्लास करनी है और आपको केवल पेपर 1 नहीं बल्कि पेपर 2 का भी उतना ही अच्छा लेक्चर, गाइडेंस, नोट्स, एक्सरसाइज, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी आपका स्कोर करना, अच्छा मार्क्स बहुत मायने रखता है। एंड वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एंड एक्सपर्टाइज टीम जो आपको उस लेवल पे गाइड करेगी जो कि आप सेकंड पेपर में भी अपनी परफॉर्मेंस को अप टू द मार्क बना सके। तो घबराना नहीं है यार, जरूरत एक सही गाइडेंस की है, जरूरत एक सही प्लेटफॉर्म की है जिससे जुड़ करके आप अपनी परफॉर्मेंस को इस लेवल पे होल्ड कर सकें कि फाइनली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन करने का आप अपना सपना पूरा कर सकें। तो बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस में यही कहना चाहूंगा प्राउडली कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म
बट वी आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बिकॉज जो हमारी R&D है, जो हमारी रिसर्च है, वो वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न में है। एंड दैट पैटर्न एंड द बेस्ट थिंग ऑन द R&D हम यही कह सकते हैं कि आपको बेस्ट कलेक्शन, बेस्ट टीचिंग, केवल रिकॉर्डेड वीडियो और नोट्स नहीं, रेगुलर लाइव लेक्चर आपको पर डे आप 3 से 4 क्लास आप लाइव वर्जन में आके करेंगे। उन 3-4 क्लासेस के माध्यम से आप एक ऐसी तैयारी को होल्ड कर पाएंगे कि आने वाले 20 दिसंबर को कहीं ना कहीं अपना सपना पूरा कर पाएंगे और असिस्टेंट कमांडेंट आर्म पुलिस फोर्सेस में जुड़ने का अपना सपना, अपने परिवार का सपना और कहीं ना कहीं हम सबको गर्व महसूस करने की एक बड़ी वजह दे पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि CAPF की जब हम बात करते हैं तो पहले हम CPSI सेगमेंट में भी आने की कोशिश करेंगे। जब CPSI की बात होती है तो रिटन टेस्ट ऑब्वियसली इनका पूरा का पूरा ऑनलाइन पैटर्न पे बेस है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन आपका 50 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स। अगेन 100 मीटर की ही रेस है, मेल 16 सेकंड है, फीमेल 18 सेकंड है। 1.6 किलोमीटर का रेस है, 6.5 मिनट का टाइम मिला है और 800 मीटर की रेस है जो कि 4 मिनट फीमेल को मिला हुआ है। लॉन्ग जंप में बात करें तो 3.65 मीटर 5 चांसेस मिलेंगे, फीमेल को 2.7 मीटर इन 3 चांसेस मिलेंगे। हाई जंप में मेल 1.2 मीटर इन 3 चांसेस, फीमेल 0.9 मीटर इन 3 चांसेस। शॉर्ट पुट की बात करें 7.25 kg जो कि ऑब्वियसली 4.5 मीटर होना चाहिए, 3 चांसेस केवल मेल के लिए, फीमेल एंट्री इसमें नहीं होगी। SSC विल कंडक्टेड आफ्टर फिजिकल, आपका पहला स्टेप फिजिकल टेस्ट का होगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख ही रहे हैं और एक बड़ी गर्व के साथ मैं बात कह दूं कि मेजर कलसी क्लासेस द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको अप टू द मार्क रिटन प्रिपरेशन के साथ साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ साथ बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। हमारा खुद का अपना बेहतरीन ग्राउंड जहां हमारी पूरी एक्सपर्ट फिजिकल टीम लग करके आपके फिजिकल स्टैंडर्ड को अप टू द मार्क कर देती है, जिससे पहले स्टेज में आपको 100% सफलता मिले और फाइनली आप फिजिकल क्रैक करके सेकंड स्टेप में अपने रिटन एग्जामिनेशन में आ जाए, जहां 2 घंटे ऑब्वियसली आपके पास टाइम होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे, टेस्ट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रहेंशन कंडक्टेड ऑनलाइन। तो बड़ा ही स्टैंडर्ड, बड़ा ही खूबसूरत एग्जाम है यार। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ टाइम टू वेक अप यार, ये समय जगने का है, सही से लगने का है, एक सही प्रिपरेशन से जुड़ने का है और फाइनली अपनी सफलता सुनिश्चित करने का है। और मेजर कलसी क्लासेस परिवार पूरी तरह से वचनबद्ध है आपको उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ला करके, जिससे जुड़ करके आप फटाफट अपनी तैयारी को बिल्कुल वो 50 क्वेश्चन का जो 200 कलेक्शन है, ऐसी तैयारी, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको मिल जाए कि बस आप एग्जाम में बैठें और कमाल कर जाएं। इसलिए कहना चाहूँगा कि आपको जुड़ना होगा MKC के ऑनलाइन क्लासरूम कोर्स प्रोग्राम से, जिसके माध्यम से घर बैठे हम आपको वो तैयारी देंगे कि आने वाले हर एग्जाम में आप कमाल कर जाएंगे बेटा और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। पहले थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली CPSI के बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे SSC GD कांस्टेबल के विषय में। SSC GD कांस्टेबल की बात करें तो 18 से 23 साल आपका उम्र है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेस्ट 10th स्टैंडर्ड के बाद आप अपीयर हो सकते हैं। रिटन टेस्ट है जिसके अंतर्गत जनरल इंटेलिजेंस एंड आपका रीजनिंग जो पार्ट है वो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी, दैट मीन इंग्लिश भी आप दे सकते हैं और हिंदी भी दे सकते हैं, जहाँ ऑब्वियसली 25 क्वेश्चन एंड 25 मार्क्स। 100 मार्क्स टोटल हैं, 90 मिनट का समय है। ऑब्वियसली कट ऑफ काफ़ी अच्छा जाता है। बच्चे मेरे से हमेशा पूछते हैं कि सर ये एग्जाम मिले तो इसके लिए क्या करना होगा? बेहतर तैयारी करना होगा यार और 70 to 80 स्कोर करना होगा, बिकॉज ये रिटन स्कोर आपकी फाइनल सफलता को सुनिश्चित कर देता है। तो लगना यार, एक बार लग जाते हैं तन मन धन से, कर लेते हैं वो तैयारी जो ज़रूरी है CPF में जाने के सपने को पूरा करने के लिए। एंड बीइंग अ मेजर कलसी परिवार हम बिल्कुल अलर्ट हैं, हमें स्पेसिफिक हैं। आप बिल्कुल जुड़िए हमारे MKC ऑनलाइन प्रोग्राम से और 100% तैयारी करिए इन सारे सब्जेक्ट को लेकर के। उस लेवल के क्वेश्चंस अप्रोच करिए, उस लेवल के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होइए जो आपको मदद करेंगी आप अपनी सफलता रिटर्न में सुनिश्चित कर पाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि MKC का ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम बिल्कुल फटाफट जाके गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना है और लग जाना है आज से। अगर कहीं ना कहीं सपना है और आपने वाकई में डिटेल में चीज़ों को समझा, जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको ब्रीफ किया, तो आपको मज़ा आएगा एक ऐसे फोर्स का हिस्सा बन करके, एक ऐसे जिम्मेदारी का हिस्सा बनके जो खुद के लिए भी गर्व का महसूस है अपितु ये पूरे विश्व और पूरे देश के लिए भी गर्व का एक कारण है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी फोर्स से जुड़ना आपकी जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं जज्बा भी होना चाहिए। फिजिकल 5 किलोमीटर फॉर मेल इन 24 मिनट, ऑब्वियसली फिजिकल का एक स्टैंडर्ड है। 5 किलोमीटर की रेस आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी है। 1.6 किलोमीटर की रेस फीमेल के द्वारा 8 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी है। ऑल CAPF रिलीज वैकेंसी इंडिविजुअलिटी फ्रॉम अपार्ट SSC GD ऑन 10+2 लेवल एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी की पूरी एंट्रीज हैं वो SSC GD के द्वारा कंडक्ट की जाती हैं और पहले टाइम टू टाइम इनके एग्जाम्स होते रहते हैं। बट गत 1-2 वर्षों से काफ़ी डिस्टर्बेंस आया है। बट एक बड़ी अच्छी खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को। आई थिंक ये समय बहुत बुरा था
और कोरोना का वजह से बहुत सारे इफेक्ट रहे हैं, बहुत सारे रीज़न रहे। और बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा टाइम यार आने वाला है, और कहते हैं कि हर बुरे दौर के बाद अच्छा दौर आता है, एंड दिस इज़ अ टाइम टू कम विद द राइट टाइम। ये समय होगा सही दौर के आने का, सही चीज़ों को आने का, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप सही ढंग से खुद को तैयार करें। और खुद की तैयारी यही है यार कि एक बार लग जाना है, खुद को फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग कर लेना है और खुद को मेंटली भी स्ट्रॉन्ग कर लेना है। मुझे प्राउड है पूरा कि फिजिकली आप खुद पे लगे हुए हैं और आप खुद को फिट बना रहे हैं, बट यार उतना ही ज़रूरी है कि आप मेंटली भी खुद को फिट बनाएं। और मेंटली फिट बनाना है तो आपको MKC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना है, जहाँ चीप से चीप, सस्ते से सस्ते चार्जेस में आपको एक ऐसी बेस्ट ट्रेनिंग मिलेगी घर बैठे कि आप कभी महसूस नहीं करेंगे कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं कि घर बैठे पढ़ रहे हैं। दैट मीन कंप्लीट ऑनलाइन क्लासरूम कोर्स, जिसके अंतर्गत आपके हर सब्जेक्ट की क्लासेस पर डे होंगी, और उसके माध्यम से घर बैठे हम आपको पढ़ा देंगे हर उस सिलेबस को, घर बैठे हम क्लियर कर देंगे हर उस कॉन्सेप्ट को जो ज़रूरी है आपके लिए जानना, और आपको मदद करेगा आने वाले एग्जाम में बेहतर करने के लिए। और मुझे लगता है कि आप बहुतों को पीछे छोड़ देते हैं अगर MKC के स्पेसिफिक पैरामिलिट्री कोर्सेज ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं, बिकॉज वो एक ऐसा माध्यम है जहाँ बिल्कुल स्क्रीनिंग करके अप टू द मार्क क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अप टू द मार्क नोट्स, अप टू द मार्क ऑनलाइन क्लासेस, अप टू द मार्क वीडियो टीचिंग जो आपको एक ऐसा स्टैंडर्ड देगी, और अप टू द मार्क टेस्टिंग जो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगी जिसके दम पे आप आने वाले एग्जाम में बेहतर कर जाएंगे। तो यार कहीं ना कहीं अगर सपना है इस देश की एक ग्रेटेस्ट फोर्स का हिस्सा बनने का, इस देश की आर्म पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने का, इस देश की CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने का, सपना है BSF में जाने का, सपना है CRPF में जाने का, सपना है CISF में जाने का, सपना है SSB से जुड़ने का, सपना है यार NSG से जुड़ने का, सपना है ITBP से जुड़ने का, तो यार ये सपना नहीं करना है, अब इस सपने को रियल में बदल देना है। और रियल परिवर्तन यही है कि आप भिड़ जाएं, लग जाएं, और आने वाला जो महीना है सितंबर एंड अक्टूबर, ऑब्वियसली पूरी तरह से तैयार रहें कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म आने वाले हैं। तो अपने एग्ज़ाम को अप टू द मार्क करके, अपनी तैयारी को अप टू द मार्क करके हर एग्ज़ाम में बेहतर करें, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो वाकई में सबसे पहली बार मैंने इतने डिटेल में बताने की कोशिश की है, पूरी पैरामिलिट्री फोर्स समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और एक जागृति लाएँ कि केवल मिलिट्री फोर्सेस ही नहीं है इस देश में, अपितु एक बेहतर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं इस देश में जो देश की सुरक्षा और उसकी कहीं ना कहीं संप्रभुता के लिए ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और उसका हिस्सा बन करके खुद को, परिवार को, समाज को, हम सबको गर्व महसूस करने की एक बड़ी वजह है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विश यू गुड लक, वेरी सून द फॉर्म इज़ गोइंग टू कम फॉर द, जैसा कि मैंने CPF का क्लैरिटी आ गया है, एंड पैरेलली SSC GD एंड SSC CPSI भी अपने एग्जाम को कंडक्ट करेंगे और आपका सपना पूरा करेंगे। तो विश यू गुड लक और ग्रेट गुड लक, बिल्कुल लग जाइए, भिड़ जाइए और फाइनली अपना लक्ष्य तय कर लीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़ने का। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक एंड जय हिंद। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams।